नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले तो जो ये पीछे आवाज़ सुन रहे हैं आप, तो ये धार्मिक आवाज़ और या देशभक्ति के जो गाने हैं, अगर आपको सुनाई दे रहे हैं तो समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स के नीचे हमारे यहाँ पे एक ऑफिस है, वहीं पर ये गाने बज रहे हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है। यूपी में जो पार्षदी के इलेक्शंस हैं वो आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। और वैसे भी हमारे देश में भगवान और जो देशभक्ति के गाने तभी सबसे ज़्यादा बजते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, बैकग्राउंड में आपको आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं नहीं रुक रहा हूं तो आपको भी नहीं रुकना है, ठीक है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिकम अ पीसीएस ऑफिसर, ठीक है। 16 नवंबर करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। आवाज अगर आ रही है पीछे से तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं पढ़ाते समय, तो पढ़ते समय आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं बहुत देर बाद जाके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता, और मैं आपका लॉस करना चाहता नहीं था, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक निवेदन है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं करंट अफेयर्स को लेकर वो स्टार्ट हुई, जिसके अंदर आपको जितना भी करंट अफेयर्स है वो सब चीजें टेस्ट के माध्यम से याद कराई जाएगी। ये जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है। जो टेस्ट के माध्यम से पीसीएस में जो करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं उनको याद कराया जाएगा। उसकी फीस 999 रुपए है, और आप हमें 9919521555 पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रिवीजन वाले हैं। हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज डे, अभी कुछ दिनों में डायबिटीज डे बनाया गया, वो 14 नवंबर को मनाया गया डायबिटीज डे। आपको ये बताना है डायबिटीज किस अंग के खराब होने से होती है। डायबिटीज की बीमारी शुगर भी कहते हैं हम लोग। शुगर की बीमारी होती है, वो कौन शरीर कौन सा अंग होता है जो खराब हो जाता है तो हमें डायबिटीज बनती होती है। ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। और हाँ, गुड मॉर्निंग तो बोलिए आप मुझे, वो तो बताने भूल गया। गुड मॉर्निंग बोलिए, इससे मुझे पता लगे कौन सुबह सुबह देख रहा है और कौन शाम को देख रहा है तो गुड इवनिंग बोल देना, और रात को सोते सोते देख रहा है तो गुड नाइट बोल दीजिएगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान देश जो हैं उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से किसी एक नए देश को मिला लिया है आसियान के अंदर। अब आपको पता है आसियान कंट्रीज होती हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज के आसपास हैं। इन्होंने एक ईस्ट तैमूर पूर्वी तैमूर है, उसको आसियान के अंदर सैद्धांतिक रूप से मिला लिया है, ठीक है। तो इससे अब और भी नंबर्स बढ़ रहे हैं आसियान के ऊपर हम और भी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स के लिए आप समझिए कि तैमूर जो है, ईस्ट तैमूर जो है वो आसियान में मिलने वाला है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR के साथ समझौता किया है? तो बिहार ने ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर को बढ़ाने के लिए जो है वो समझौता किया है, बिहार ने किया है। इंपॉर्टेंट है, कबड्डी विश्व कप 2025, कबड्डी का जो विश्व कप है 2025 वो ब्रिटेन में होने वाला है। 2025 का जो वर्ल्ड कप है वो 2025 का वर्ल्ड कप ब्रिटेन के अंदर होगा, ठीक है। एक तो प्रो कबड्डी होता है, प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, तो वो अलग चीज है, ये वर्ल्ड कप है, ठीक है। IBSA नेत्रहीन महिला फुटबॉल एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? IBSA नेत्रहीन महिला फुटबॉल एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेत्रहीन महिला फुटबॉल एशियाई चैंपियनशिप की जो है वो भारत करेगा, ठीक है। MTV यूरोप म्यूजिकल अवार्ड्स 2022, MTV का यूरोप म्यूजिकल अवार्ड जो है वो 4 अवार्ड लगा जीते हैं। किसने थे? टेलर स्विफ्ट ने, एक सिंगर है, अमेरिकन सिंगर है टेलर स्विफ्ट, उन्होंने जीते हैं, ठीक है। 41st भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार मेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहां पर शुरू होने वाला है? वो नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। जितने व्यापार है, आपका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, बहुत फेमस है ये दिल्ली का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, और आई थिंक प्रगति मैदान में लगता है, काफी फेमस है। और मैं एक बार गया भी हूं वहां पर, काफी अच्छा है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट है आपका भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास। देखिए, भारत और फ्रांस ने मिलकर एक एयरफोर्स वालों ने एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि 7वां वो आपका एडिशन है। कहां पे हो रहा है? जोधपुर राजस्थान के अंदर, और इसका नाम है गरुड़ा 7। क्या नाम है? गरुड़ा 7। इंडिया और फ्रांस के मिलकर ये जो है एक्सरसाइज गरुड़ा 7 जोधपुर 2022 हो रही है, ठीक है। एक गरुड़ा एयरलाइंस है, गरुड़ा एयरलाइंस किस देश की है? और जिसने इसका जवाब दे दिया तो उसका मैं मेंशन करूंगा कि भाई आपने इसका जवाब दे दिया, मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में
इसको डालूंगा, गरुड़ा एयरलाइंस किस देश की नेशनल एयरलाइंस है, ये आपको बताना है। चलिए, किस वर्ष का आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2022 को आसियान भारत यानी कि जो इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में और मजबूत समझौता हो सके उसके लिए 2022 का वर्ष रखा गया है, इसे मैत्री वर्ष कहा गया है। किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? कल मैंने पढ़ाया था आपको कि श्लोक मुखर्जी हैं, उन्होंने गूगल डूडल यानी कि जो आप देखते हो google.com डालो तो गूगल बड़े अजीबोगरीब तरह से वो नए नए पिक्चर्स आती है। तो 2022 के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों का कंपटीशन हुआ था, जिसमें वेस्ट बंगाल की श्लोक मुखर्जी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। ठीक है, अब कुछ नया क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड घोषित किए गए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के, जिसमें अंचल शरद कमल, ठीक है, शरद कमल बोलते हैं, वो ज्यादा फेमस है, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के इंडिया के बड़े उनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है, वो किसी बहुत ही बड़े खिलाड़ी को मिलता है जिसने जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इस साल जो है वो शरद कमल को मिल रहा है। ठीक है, अचंता शरद कमल, इन्होंने अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसके अंदर भी गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। चंता शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित हैं, अच्छा, कुछ और भी अवार्ड्स मिले हैं जिसको एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, मैंने पूरा डिटेल्स में। तो छोटे अवार्ड होते हैं, देखिए, एक होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो नंबर 1 होता है, सबसे ऊपर होता है, जैसे कि भारत रत्न होता है सबसे ऊपर, वो होता है। फिर आता है खिलाड़ियों को मिलता है, खिलाड़ियों को जो मिलता है उन्हें बोलते हैं अर्जुन अवार्ड। ठीक है, खिलाड़ियों को मिलेगा, ये थोड़ा सेकंड नंबर पर होते हैं, इसमें कई सारे अवार्ड मिलते हैं। फिर तीसरा आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कोच को मिलता है। सवाल कैसे बनते हैं? सवाल आपको मिलेगा कि एक मतलब 2022 में जिन खिलाड़ियों को अवार्ड्स मिले हैं तो उन खिलाड़ियों का नाम और वो किस खेल संबंधित है, मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, सीमा पुनिया है, ये एथलेटिक्स में है, आई थिंक डिस्कस थ्रो में सीमा पुनिया आती हैं। फिर मैं फटाफट पढ़ रहा हूं, ठीक है। एल्डोस पॉल, ये आपके एथलेटिक्स है। श्रीनिवास मुकुंद साबले, ये एथलेटिक्स है, ये 5000 किलोमीटर की जो रेस है, स्टीपल चेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस साबले का रहा है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के वर्ल्ड 6th रैंक है, इनकी बहुत यंग है, बहुत बड़े खिलाड़ी है। परना, ये भी बैडमिंटन संबंधित है। श्री अमित बॉक्सिंग में है, यानी अमित है, अमित पंघाल नाम है इनका, बॉक्सिंग चैंपियन है, बहुत बढ़िया है। निखत जरीन बहुत बढ़िया बॉक्सर है, इन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी चेस में है। प्रगनंदा बहुत यंग लड़का है, बहुत छोटा लड़का, 17-18 साल का लड़का है, चेस में संबंधित है। दीप ग्रेस एका हॉकी में है, हॉकी बहुत अच्छा करता है ये जो एका है। सुशीला देवी जूडो में है, अभी इन्होंने पहली मेडल जीता जूडो के अंदर, आपका कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सुशीला देवी ने बहुत ब्रॉन्ज मेडल मिला था इनको, और पहला मेडल था इंडिया की तरफ से जूडो के अंदर जीतना। साक्षी कुमारी कबड्डी के अंदर, नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल यानी कॉमनवेल्थ में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन औरतों ने, 4 औरतें थी, इन्होंने लॉन बॉल गेम में गोल्ड जीता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो लॉन बॉल के ये नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल जीता। सागर कैलाश ओलंकर, ये है मल्लब, जो होता है ना मलखंब होता है, तो मलखंब में इन्होंने ये है, क्योंकि ये भी योग भी हमारे स्पोर्ट्स का हिस्सा है। ठीक है, फिर क्या है, एल्वेरिन वेल्वेरिन जो है शूटिंग में आते हैं। ओम प्रकाश मेहतवाल शूटिंग में आते हैं। सृजा अकुला टेबल टेनिस के अंदर है, ये भी कॉमनवेल्थ गेम थी। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग के अंदर है। अंशु रेसलिंग के अंदर है। सरिता देवी आपके रेसलिंग के अंदर है। प्रवीण वुशु के अंदर है, वुशु तरह का जूडो तरह का गेम होता है। ठीक है, मनासी गिरीशचंद्रा जोशी, ये पैरा बैडमिंटन यानी, और तरुण दिल्लन पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, और जेरलिन अनिकाजा जे डेफ बैडमिंटन। अब ये पैरा का मतलब है जो कि दिव्यांग होते हैं, जो कि विकलांग होते हैं, उनका अलग से स्पोर्ट्स होता है, उन्हें पैरा ओलंपिक कहते हैं। पैरा ओलंपिक हो गया, पैरा एशिया गेम्स हो गया, इस तरह का होता है। तो पैरा में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हिंदुस्तान का हो रहा है, तो ये सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। हो सकता है सवाल आपसे ही पूछ ले, क्योंकि ये लोग ज्यादा फेमस नहीं होते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर सरप्राइज करने के लिए आपको इन लोगों नाम, तो इनको लोगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से कुछ द्रोणाचार्य अवार्ड्स भी हैं, जैसे कि जीवन जोत सिंह तेजा आर्चरी में, यानी कि
निशान जो आपका तीर कमान जो होता है, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में, सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग में, सुजीत मान रेसलिंग में, ठीक है। फिर और भी ये लोग हैं, इन सबके आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा कम खास है लेकिन मैं डाल दिया। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं फिलहाल आपको क्या करना है, आपको यहाँ इसके अंदर अंजदा शरद कमल इनको याद रखना है, प्लस अर्जुन अवार्ड जो जीते हैं उनको थोड़ा याद रखना है, उनको स्पोर्ट्स से याद रखना है, जिसमें खासकर आपका ये वाला पोर्शन याद रखना है आपको, ठीक है। और फिर अगर ज्यादा आप पढ़ सकते हो तो इनको पढ़ लीजिएगा, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया या प्रोत्साहन पुरस्कार हो गया, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे, बहुत लेजेंडरी फिल्म मेकर रहे सत्यजीत रे, ठीक है। उन सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 एक अवार्ड है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। सत्यजीत रे वो व्यक्ति है हिंदुस्तान का जिसको ऑस्कर देने के लिए ऑस्कर वाले उसके घर आए थे और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। उनकी फिल्में दिखा दिखा के लोग सीखते हैं किस तरह से फिल्में दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया रहा स्पेनिश फिल्म मेकर डायरेक्टर राइटर कार्लोस सोरा। कार्लोस सोरा जो है इनको 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हो रहा है उसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। अब एक और है G20। अब देखिए G20 जो है ग्रुप ऑफ 20। अब देखिए सवाल क्या बनेगा, पहला सवाल तो बनेगा कि G20 की मीटिंग कहां हुई है, वो हो रही है इस समय 2022 की हो रही है G20 की मीटिंग कहां, बाली इंडोनेशिया के अंदर हो रही है। सवाल ये नहीं पूछेगा, मैं अभी आपको लिख के देता हूं। सवाल आपसे ये पूछने वाला है कि भैया ये बताओ 2021, 2022, 2023 कहां पर होगा G20 की मीटिंग। 2021 रोम, 2022 आपका बाली इंडोनेशिया और 2023 इंडिया। ये आ रहा है, तो इस रोम को और इसको याद रखना जरूरी, तब जाके सवाल राइट हो पाएगा। इसके अंदर डिस्कशन क्या आ रहा है कि ग्रुप ऑफ 20 जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनका किस तरह से रिलेशनशिप रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये हम डिटेल पढ़ लेंगे, लेकिन इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक ग्रुप है, नॉट मिलिट्री ग्रुप। एक ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर। ये है, इनका नाम है अमर सिंह है। इन्होंने, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इनको मिल रहा है ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का। अमर सिंह ने मूलतः एक टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम की ग्रुप चलाया था। क्या चलाया था? टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। लगभग 6 साल पहले की बात है। इन्होंने टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम का एक एनजीओ चलाया जो कि एनवायरमेंट को, यानी कि जो कि नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, यानी कि डिजास्टर हो गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद जो लोगों का जीवन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनकी रक्षा के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इन्हें टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया चलाया और इसलिए इनको ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चीज स्टार्ट की है, मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट। मेज इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट किस राज्य में हुआ है? तो ये राज्य है गुजरात के अंदर। इसकी खासियत क्या है देखिए, पहले समझते हैं। ये भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन है। ये देखिए, ये है, इस तरह का गार्डन है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात की, वहां पर है, और ये जो है मेज गार्डन है गुजरात के अंदर। अब इसकी खासियत क्या है? एक तो भूलभुलैया टाइप का होता है गार्डन, जिसमें इधर तो रास्ता निकल जाने वाला वो होता है, साथ में जो मियावाकी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो मियावाकी फॉरेस्ट जो है, ठीक है, मियावाकी फॉरेस्ट, इसकी खासियत क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक है जो जापान में डेवलप हुई है, ठीक है, इसके जो डॉक्टर अकीरा मियावाकी इन्होंने डेवलप की है। इसके अंदर जो प्लांट सैपलिंग्स होते हैं, यानी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको बहुत पास में सैपलिंग्स को वेरियस स्पीसीज, अलग अलग प्लांट के लोगों को बहुत ही क्लोजली ईच अदर, यानी कि बहुत पास में उगाया जाता है, जिससे कि अर्बन फॉरेस्ट डेवलप हो सके। क्योंकि अर्बन का मतलब है शहर के अंदर पौधे पेड़ ज्यादा हो सके, इसलिए, और जगह की कमी होती है, तो बहुत पास से उगाया जाता है। अब प्रॉब्लम तो ये, अगर बहुत पास उगाओगे तो पानी, हवा, सूरज की रोशनी, इसका क्या होगा? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि दूर उगाना चाहिए। तो इसी टेक्निक को भी, इस तरह की चीजें
हो सके और हर प्लांट जीवन जी सके, इसको मियावाकी फॉरेस्ट कहा जाता है कि इसमें कुछ खासियत होगी, कुछ नया तरीके की चीज होगी जिससे कि पौधे उग जाते हैं। तो ये कहां पर हो रही है? गुजरात के अंदर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सेकंड वाला, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है कहां हो रहा है? जो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। एक टाइगर रिजर्व है, यूपी का चौथा रिजर्व है जो कि यूपी में है। उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है भारत का 53वां बन गया है, जो लगभग 550 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है, चौथा। अब ये तो कम से कम याद रखो, क्योंकि ददुआ पहला हो गया, पीलीभीत हो गया और अमनगढ़ हो गया, ये 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ददुआ, पीलीभीत, अमनगढ़ ये टाइगर रिजर्व हैं यूपी के। वैसे कुल 53 हैं, ठीक है। और ये एक तरह का जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट, अब डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या फर्क होता है? पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है, मैं बता देता हूं कि जो पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पतझड़ हो जाती है, उन्हें डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, यानी पर्णपाती जंगल पर्णपाती पेड़ कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस को स्लो कर सके, यानी कि गर्मी के कारण पानी पेड़ से एनवायरमेंट में बहुत जाता है, इसको कहते हैं पेड़ से एनवायरमेंट में जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जैसे गर्मी लगती है हम लोगों को तो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो इंसान से पानी बाहर निकलता है, उसके बाद पेड़ से जब बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब इंसान तो पानी पी लेता है, पेड़ नहीं पी पाता है, तो वो क्या करता है, वो अपने जो पत्ते हैं उनको शेड करता है, क्योंकि पत्ते के ऊपर देखिए ये पत्ता हो गया, इसके ऊपर छेद होते हैं, स्टेम मोटा होता है, इस छेदों से पानी जो है बाहर निकलता रहता है। तो जब पत्ते ही नहीं होंगे तो बाहर पानी निकलना दोबारा मुश्किल हो जाएगा और वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को स्लो कर देंगे। इसे बोलते हैं पर्णपाती जंगल। एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि पत्ते झड़ते तो हैं बट सब एक साथ नहीं झड़ते, इसमें क्या है, सब एक साथ झड़ जाते हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में जहां पर पानी ज्यादा होता है, कोस्टल इलाके हो गए, बिल्कुल समुद्र किनारे हो गए, वहां पर क्या है, पत्ते अपने हिसाब से झड़ते हैं। हमें लगता है कि पेड़ हमेशा हरा भरा है, लेकिन पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। और मैग्नाफोना हो गया, टाइगर, तेंदुआ, भालू, चितकारा हिरण जैसे, चिंकारा, सांबर जैसे स्तनधारी जो हैं उनका घर यह रहेगा। आखिरी क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एग्री टू इंप्लीमेंट एक ब्लैक सी ग्रेन डील है। ब्लैक सी ग्रेन डील विद विच कंट्रीज? यूनाइटेड नेशन ने साइन की है एक डील जिसे कहते हैं ब्लैक सी एग्रीमेंट, यानी कि काला सागर अनाज समझौता। कहां लागू हो रहा है? वो हो रहा है आपका टर्की और यूक्रेन के अंदर। पहले समझते हैं कि ब्लैक सी ग्रीन डील है क्या। देखिए युद्ध के कारण बहुत समस्या चल रही है, ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी है, पहला सवाल तो ज्योग्राफी का ये पूछेगा कि ब्लैक सी के इर्द गिर्द कौन सी कंट्री होती हैं। तो देखिए रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है, आपका रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया। ये तो आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए लड़ाई यहां बहुत हो रही है, ये क्रीमिया है, ठीक है, लड़ाई बहुत हो रही है इस जगह पर लड़ाई। तो ब्लैक सी, टर्की से शिप के माध्यम से अनाज जा पाए, ठीक है। तो ये चीज का जो डील है ये हो रहा है कि टर्की से ब्लैक सी क्रॉस करके यूक्रेन को अनाज मिल जाए, क्योंकि पहले रशिया ने कहा था कि हम जो है सपोर्ट करेंगे, बट वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने, अब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम अपने आप ही इस चीज को डील को फाइनल कर लेंगे कि टर्की से अनाज जो है यूक्रेन जा सके। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लो क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर्स का नहीं भी आता है तो कम से कम ब्लैक सी का आएगा, क्योंकि सिर्फ ब्लैक सी की बात नहीं है, सी ऑफ एजोव पूछा सकता है, सी ऑफ मरमरा पूछ सकते हैं, एजेंसी पूछ सकते हैं। ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, प्लीज कीजिएगा। सी ऑफ एजोव कहां पर है? तो देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में है। सी ऑफ मरमरा और एजेंसी है, ठीक है, तो ये कहां का है, तो इसको बारे में पता होना चाहिए आपको। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हुए वीडियो पसंद आया होगा। बाकी करंट अफेयर्स को लेकर जो क्लासेस चल रही हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।